हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आप सबका आज का दिन शानदार हो। आज 23 मार्च के दिन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो साल 1931 में 23 मार्च के दिन ही अंग्रेजों ने हमारे 3 फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह जी, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को लाहौर जेल में फांसी दी थी। उस समय भगत सिंह जी की एज 23 साल थी, राजगुरु 22 साल के थे और सुखदेव भी 23 साल की उम्र के थे। और आजकल के 22-23 साल के नौजवान या तो पबजी खेल रहे होते हैं या फिर रील्स बना रहे होते हैं। सोचिए कि इन तीनों के बीच उस समय किस लेवल का देश प्रेम होगा जो उन्होंने इतनी यंग एज में अपने देश के लिए बलिदान दिया। आपको लगता होगा कि अंग्रेजों ने बिना किसी वायलेंस और मारकाट के भारत को आसानी से आजादी दे दी थी, लेकिन सच्चाई ये है कि गांधी जी की नॉन वायलेंस के कारण नहीं, बल्कि हमारे हजारों लाखों नौजवानों ने उस समय देश के लिए अपने प्राण समर्पित किए थे, तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ था। खैर, बढ़ते आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर। दरअसल पिछले कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का लेटेस्ट फिगर रिलीज कर दिया है। आरबीआई की डेटा के मुताबिक भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स पिछले एक हफ्ते में $6.40 बिलियन तक बढ़े हैं। इस जंप के बाद भारत के टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स $636 बिलियन से सीधा $642 बिलियन तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि अगर अगले हफ्ते हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स $3 बिलियन या फिर उससे ज्यादा बढ़ते हैं तो हम अपने ऑल टाइम हाई के आंकड़े को क्रॉस कर लेंगे, यानी अपने $645 बिलियन के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। वैसे देखा जाए तो साल 2024 वाकई में अभी तक हमारे लिए देश की इकोनॉमी के लिए काफी लकी साबित हो रहा है। एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, देश में इन्वेस्टमेंट आ रही है, मार्केट्स लगातार न्यू हाई बना रही है और जीडीपी ग्रोथ ने तो रफ्तार पकड़ ली है। और सोने पे सुहागा, अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स भी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज की दूसरी अपडेट आ रही है जर्मनी से, जिसको सुनने के बाद आपको भी आइडिया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर सर ने देश का कद कितना ऊंचा उठा दिया है। अब जर्मनी की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मोदी सरकार के बारे में कुछ बोले। दरअसल पिछले कल क्या हुआ कि जर्मनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक जर्नलिस्ट ने जर्मनी के विदेश मंत्रालय से ये पूछ लिया कि भारत में इलेक्शन से ठीक पहले न्यू दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है और अपोजिशन का कहना है कि मोदी सरकार उनको जानबूझकर इलेक्शन से पहले टारगेट कर रही है। उनसे बदला लेने के लिए उनके ऊपर ईडी और सीबीआई के थ्रू कार्रवाई करवाई जा रही है। अब इसके ऊपर जर्मनी का क्या स्टैंड है? अब जब पिछले कल जर्मनी के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन से सवाल पूछा गया, इसका जवाब देते उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम उम्मीद करते हैं कि केजरीवाल के केस में भी जुडिशरी इंडिपेंडेंस के साथ काम करेगी और जो कानून बाकियों के ऊपर लागू होंगे वही केजरीवाल के ऊपर भी लगे। हालांकि रिपोर्टर ने खूब कोशिश की कि जर्मनी का विदेश मंत्रालय कुछ ऐसा बोल दे जिससे भारत को बदनाम किया जा सके या फिर मोदी सरकार को टारगेट किया जा सके, लेकिन जर्मनी ने ऐसा कुछ नहीं बोला और भारत के लोकतंत्र और भारत की जुडिशरी के ऊपर पूरा भरोसा जताने की बात कही। आज की तीसरी अपडेट आ रही है भूटान से। पिछले कल प्रधानमंत्री मोदी अचानक से भूटान के लिए रवाना हो गए थे। आज वो वापस आ जाएंगे, लेकिन पिछले कल भूटान में दोनों देशों के बीच रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर, यूथ एक्सचेंज, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री और टूरिज्म को लेकर कई सारे इंपॉर्टेंट पैक्ट साइन हुए हैं। मगर इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत और भूटान के बीच रेलवे लिंक को लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि पिछले कल दोनों देशों ने साइन किया है। भारत ने अपने कई सारे पड़ोसी देशों के साथ ट्रेन की शुरुआत की थी, लेकिन भूटान भारत का प्रपोजल पिछले कई सालों से रिजेक्ट कर रहा था और नहीं मान रहा था। खुशी की बात है कि फाइनली भूटान ने भी इस रेलवे लाइन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आज की चौथी अपडेट आ रही है भारत के लिथियम रिजर्व्स को लेकर। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर राज्य में लिथियम रिजर्व्स मिले थे। अब लिथियम का इस्तेमाल लाइट वेट हाई परफॉर्मेंस बैटरीज की कंस्ट्रक्शन में होता है। मोबाइल, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स तक के अंदर लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। ऐसे में जब जम्मू कश्मीर में लिथियम रिजर्व्स की डिस्कवरी हुई थी तो उस समय सारे एक्साइटेड हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि अब भारत बैटरीज के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमें ह्यूज सक्सेस मिल गई है, लेकिन ये एक्साइटमेंट ग्राउंड के ऊपर साबित नहीं हो रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के सारे लिथियम रिजर्व्स को ऑक्शन के ऊपर डाला था और सोचा था कि कई सारी कंपनीज इसमें इन्वेस्ट करेंगी और यहाँ से ह्यूज रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन ऑक्शन में केवल 2 बिड्स ही आई हैं। हाँ जी, टोटल 2 बिड्स, जिसके बाद अब भारत सरकार ने ऑक्शन प्रोसेस में कुछ बदलाव करके इन सारे लिथियम रिजर्व्स के ब्लॉक्स को लेकर दोबारा से ऑक्शन करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार इन 2 बिडर्स के साथ बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना चाहती है। पूरा बिडिंग प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगा और अब सरकार ने लिथियम रिजर्व्स के 7 मिलियन ब्लॉक्स के लिए कंपोजिट लाइसेंस का ऑफर लाया है। पहले अलग अलग ब्लॉक्स के लिए अलग अलग लाइसेंस का प्रावधान किया था, जिससे सरकार का रेवेन्यू बढ़े, क्योंकि उसमें सभी कंपनीज को अलग अलग बिड करनी थी। लेकिन अब कंपोजिट लाइसेंस लाया गया है, यानी इन 7 ब्लॉक्स के लिए एक ही लाइसेंस लागू होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दोबारा से ऑक्शन स्टार्ट हो गया है और मई 14 की लास्ट डेट रखी गई है। आज की 5वीं अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स गगन शक्ति नाम की एक ग्रैंड वॉर एक्सरसाइज करने जा रही है। ये एक्सरसाइज 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 10 अप्रैल तक चलेगी। इस एक्सरसाइज में पोखरण फील्ड जैसलमेर से लेकर गुजरात, फिर उसके बाद लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश
और कई सारी की लोकेशंस को चुना गया है जहां पर इंडियन एयरफोर्स ये सारी ड्रिल्स करेगी। तेजस, राफेल, जैगुआर, मिराज, MiG-29, सुखोई फाइटर जेट्स, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंड और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स। इसके अलावा ड्रोन्स और कई नए डिफेंस इक्विपमेंट एयरफोर्स की इस एक्सरसाइज में टेस्ट किए जाएंगे। इस एक्सरसाइज में प्रॉपर टीम्स बनाकर कई सारी वॉर गेम्स होंगी। आज की छठी अपडेट आ रही है भारत की सबसे बड़ी कार सेलर मारुति सुजुकी कंपनी को लेकर। दरअसल पिछले कल मारुति सुजुकी ने अपनी 16,000 कार्स को भारत में रिकॉल किया है। इसमें बलेनो मॉडल की 11,851 यूनिट्स जबकि वैगनार मॉडल की 4,190 यूनिट्स हैं। ये सारी कार्स साल 2019 के जुलाई से नवंबर महीने के बीच में मैन्युफैक्चर्ड है। कंपनी का कहना है कि फ्यूल पंप मोटर में खराबी पाई गई है जिससे कार्स के इंजन लगातार सीज हो रहे हैं या फिर गाड़ी के स्टार्ट होने में दिक्कत आ रही है। इस बैच की कई गाड़ियों की कंप्लेंट आने के बाद ही कंपनी ने 16,000 कार्स को रिकॉल करने का फैसला किया है, जिसके बाद अब कंपनी फ्यूल पंप मोटर के उस कंपोनेंट को रिप्लेस करेगी जो डिफेक्टेड है। वैसे आप कौन सी कंपनी की कार को ड्राइव करते हैं? मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा या फिर कोई और? नीचे कमेंट करके बताएं। आज की 7वीं अपडेट आ रही है LGBT कम्युनिटी को लेकर। LGBT का मतलब होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग। रशिया ने पिछले कल एक बड़ा फैसला करते हुए LGBT मूवमेंट को टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट की कैटेगरी में डाल दिया है। यानी अब से रशिया में जो भी LGBT कम्युनिटी के अधिकारों की बात करेगा, इस कम्युनिटी के लिए किसी भी तरह का प्रोटेस्ट या फिर किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन करेगा, उसको रशियन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आतंकवादी की नजरों से देखा जाएगा। उनके बैंक खाते, एसेट्स सब कुछ सीज कर लिया जाएगा और लंबे समय यानी 8-10 साल तक उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। आज की 8वीं अपडेट मालदीव्स को लेकर आ रही है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिज़ू ने वहां पर एक लोकल मीडिया को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत हमेशा से मालदीव्स का सबसे करीबी देश रहेगा। भारत ने मालदीव्स को कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में मदद की है, कई सारी एड दी है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है। इसके बाद मोहम्मद मिज़ू ने भारत की सरकार से अपील करते हुए कहा कि मालदीव्स को जो भारत को लोन की रीपेमेंट करनी है उसके लिए भारत उनको डेब्ट रिलीफ दे, यानी एक तरह से उनका एक कर्जा माफ कर दे। इस साल के अंत तक मालदीव्स को भारत के $400 मिलियन वापस लौटाने हैं। ये बनते हैं तकरीबन 3,200 करोड़ रुपए, जो कि मालदीव्स के GDP का ही 7% के करीब है। और अगर मालदीव्स ये पैसा नहीं देता है तो इसके ऊपर और भी इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए मालदीव्स के प्रेसिडेंट की टोन में थोड़ी नमी आई है और वो भारत से डेब्ट रिलीफ की मांग कर रहे हैं। वैसे मोहम्मद मिज़ू ने रिसेंटली टर्की से ड्रोन्स भी परचेज किए थे। अगर वो भारत को लोन की रीपेमेंट नहीं कर सकते हैं तो ड्रोन्स के लिए पैसे उनके पास कहाँ से आ गए हैं? ड्रोन के लिए उनके पास पैसे हैं, लेकिन जो भारत से कर्जा उठाया है वो वापस देने के लिए नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या हमें मालदीव्स को डेब्ट रिलीफ देकर उनकी लोन रीपेमेंट को माफ करना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करें। आज की 9वीं अपडेट आ रही है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से। पिछले काफी समय से चर्चा हो रही थी कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली की प्रिंसेस केट मिडलटन पिछले कुछ समय से गायब है। वो जनवरी में एक सर्जरी के बाद से पब्लिक लाइफ में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही हैं। कई सारी रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया था कि उनकी मौत हो गई है और रॉयल फैमिली उनके बॉडी डबल का यूज कर रही है। ये सब रिपोर्ट्स के बाद पिछले कल केट मिडलटन ने अनाउंस किया है कि उनकी बॉडी में कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है और ये डायग्नोसिस जनवरी में सर्जरी के बाद ही हुआ है। इसके साथ ही जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है उसमें यह भी बताया कि वो इस समय कीमोथेरेपी से गुजर रही हैं और यही कारण है कि वो पब्लिक और सोशल लाइफ में थोड़ा कम आ रही हैं। अब उनको किस टाइप का कैंसर है और कौन से बॉडी पार्ट में, ये तो खैर रिवील नहीं किया गया है। आज की लास्ट अपडेट आ रही है रशिया से। रिपोर्ट के मुताबिक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे अभी कुछ ही घंटों पहले खबर आई है कि रशिया की राजधानी मॉस्को में एक बहुत ही बड़ा आतंकी हमला हुआ है, सेम उस तरह का जिस तरह का भारत में 26/11 मुंबई हमला हुआ था। रशिया में जो ये हमला हुआ है उसमें 50 से 60 लोगों की जान चले गई है, जबकि 100 से ऊपर घायल बताए जा रहे हैं और ये नंबर अभी और भी बढ़ सकता है। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 से 5 के बीच आतंकियों ने कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स पहन रखी थी और ये आतंकी कई सारे ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थे। मॉस्को के एक मॉल में वहां पर एक कंसर्ट चल रहा था, उसी के ऊपर इन्होंने हमला किया है। कंसर्ट मॉल के अंदर ऑडियंस के ऊपर इन्होंने ग्रेनेड फायर किए, ओपन फायरिंग की गई, जिसके बाद वहां पर मॉल के एक हिस्से में आग भी लग गई है। यूजुअली इस कंसर्ट मॉल में हजारों लोग इकट्ठा होते हैं जो वहां पर म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस को एंजॉय करने के लिए आते हैं। देखना ये होगा कि इनमें से कितने लोगों की जान बचती है और कितने नहीं। इन्वेस्टिगेशन फिलहाल स्टार्ट हो गई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस आतंकी हमले के पीछे कोई आतंकी संगठन है या फिर ये यूक्रेन का किया धरा है, क्योंकि इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच भी वॉर चल रहा है। हालांकि यूक्रेन की सरकार ने इस हमले में इन्वॉल्वमेंट से पूरी तरह से नकार दिया है और इस हमले के बाद फ्रांस, इटली, यूके, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ये सभी वेस्टर्न देश इस हमले के ऊपर दुख जाहिर कर रहे हैं और अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं।